नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, रिस्क और कंप्लायंस के बारे में बात करते हैं। पिछले संडे हमने एसएनएफए जिसको कहते हैं कि स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट, इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी टॉक किया था कि ये 16 जुलाई की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में क्या कहा है। और मैंने उसी वक्त आपको 2 एश्योरेंस दिए थे कि मैं ये सर्कुलर के पीछे जाके बैंकों की दिक्कतें समझना चाहूँगा और उन दिक्कतों पे आपको क्या काम करना है। अगर आपके बैलेंस शीट पे एनबीए है, जिसको अभी एसएनएफए कहा गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर नया एसएनएफए लेने के लिए आपको किस चीज़ की चिंता करनी ज़रूरी है। और दूसरा मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि ये जो आईरैक नॉर्म्स के ऊपर उसी दिन जो सर्कुलर आया है, अमेंडमेंट्स इन दी आईरैक नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ एसएनएफए, अब मैंने आपको एश्योरेंस दिया है कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन विथ द चार्टर्ड अकाउंटेंट धनंजय जी गोखले, who will be joining us, and his talk on this will be on the following Sunday, so that a series will get completed as far as SNFE is concerned. और मेरी एक कोशिश रहती है कि 25-30 मिनट के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, ताकि हमारे जो डायरेक्टर्स बाकी अदरवाइज उनकी ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, और हमारे जो की मैनेजमेंट पर्सनल है या सीनियर ऑफिसर्स है बैंक में काम करने वाले, उन्हें भी एक पर्सपेक्टिव मिले समझने का कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैं एसएनएफए के बारे में वो पहले ही आपको बोल चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखा नहीं है पिछले संडे का, तो चैनल पे है, आप जाके कभी भी देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20-25 मिनट का होगा, आप देख लीजिएगा उसको, तो ताकि आपको पूरा जो टेक्निकल बैकग्राउंड है गाइडलाइंस का वो समझ में आ जाएगा। मैं आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे हाउ द बैंक शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर सर्कुलर बिफोर September 2027, और वट एवर द डेट दैट हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड इन दैट पर्टिकुलर सर्कुलर। तो हम उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और ये सर्कुलर के बैकग्राउंड में भी हम लोग जाएंगे। ये बैकग्राउंड इस तरह का है कि जिसका रेफरेंस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था कि एनबीए के बारे में रिजर्व बैंक ने कभी रेगुलेटरी नॉर्म्स या डायरेक्शंस दिए नहीं थे, और इस बार उन्होंने जो दिए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। बढ़िया इसलिए हैं कि दिस इज़ हाउ रेगुलेशन इज टाइटन सो दैट द बैंक्स डोंट प्ले अराउंड। जो गलत चीज़ें होती है उनको कैसे रोका जाए, उसके बारे में ये सर्कुलर मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम सबको समझना चाहिए। अगर किसी बैंक ने एसएनएफए नहीं भी किया हो, तो भी उन्हें ये सर्कुलर समझना चाहिए, क्योंकि एज अ बैंकर यू शुड नो इट। आप एसएनएफए नहीं करें या फिर आप एनबीए नहीं करें, कोई परवाह नहीं, लेकिन दैट इज़ अ विंडो अवेलेबल टू यू इन केस ऑफ एन एग्जिट, बट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट विंडो। तो भाई ये अचानक रिजर्व बैंक को क्या हो गया कि इन्होंने बीच में ही एसएनएफए के बारे में ये डायरेक्शंस ला दी। अमेंडमेंट टू दी रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट के बारे में ये अमेंडमेंट क्यों लाई? क्योंकि ओरिजिनल सर्कुलर में नहीं थी, कोई डिटेल गाइडलाइंस कहीं नहीं था। और दूसरी बात ऐसी है कि रिजर्व बैंक का ये मानना है कि बैंक का मेन फंक्शन जो है ना वो लेंडिंग का है। बैंक्स आर लेंडर्स, they are not real estate owners or they are not property dealers, they are not supposed to be। और जैसे पिछले 5-6 सालों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक का सब लोगों ने एनबीए का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये गाइडलाइंस लाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बैंक अपना काम छोड़ के या रिकवरी के रियल एफर्ट्स छोड़ के इसी पे ध्यान दे रही थी। तो एसएनएफए जिसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट शुड बी एन एक्सेप्शनल वन, शुड नॉट बिकम अ रूटीन। और मैं ये जानता हूँ 2-3 बैंक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनका ये कॉमन ट्रेड हो गया था कि भाई जनवरी सॉरी जुलाई और सितंबर के बीच में एनबीए करो, और मार्च के बाद में वो एनबीए बेच दो, उसी बोरोर के उसके रिलेटिव को बेच दो और प्रॉफिट कमाओ। That's how they used to make profit. This had become a trade practice with couple of urban cooperative banks and couple of commercial banks, and that's where Reserve Bank of India was concerned, and therefore uh, uh,
even if you acquire a property in satisfaction of claim, you have to be absolutely clear. और दूसरी चीज उसमें मुझे लगती है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सीआरई के बारे में रिजर्व बैंक ऑलरेडी जो रेगुलेशन है वो टाइट कर चुकी है. तो दिस वाज द बैकडोर एंट्री ऑफ बैंक्स एक्सपोजर ओवर रियल एसेट्स. तो रियल एस्टेट के ऊपर जो एक्सपोजर बैंकों का बढ़ रहा था और जो दिख नहीं रहा था उसको ओपनली लाना, तो यही एक तरीका था कि आपका रियल एस्टेट का एक्सपोजर, जिसको आप कह सकते हो कि डायरेक्ट रियल एस्टेट एक्सपोजर आ जाता है, क्योंकि आप कई बार प्रॉपर्टी लेते हो जिसका आप कोई कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. दूसरी एक इसमें ये सब्जेक्ट ये था कि भाई आप एनपीए कम करने के लिए ये शॉर्टकट यूज कर रहे थे कि भाई आपको आपके ग्रॉस एनपीए कम हो जाते हैं, नेट एनपीए कम हो जाते हैं. क्या ये बैंकर का तरीका हो सकता है? तो ये कभी भी बैंकर का तरीका हो नहीं सकता. इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज रियली कंसर्न. और तीसरी चीज मुझे ये लगती है कि अक्रॉस इवन अमंग्स द कमर्शियल बैंक्स एंड इवन अमंग्स द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं थी. रिजर्व बैंक वांटेड टू हैव अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द एंटायर डोमेन ऑफ एसएनएफए और या फिर एंटायर डोमेन ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स. और इसीलिए उन्होंने जो अलग अलग अप्रोचेस बैंक लेती थी कि भाई प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्या वैल्यूएशन होगा, किसको बेचेंगे, इसके बारे में जो विविधताएं थी वो उन्होंने इसमें कम करवा दी है, स्ट्रीमलाइन किया है. और आखिरी का ऑब्जेक्टिव तो आप जानते ही हैं, बैंकों का काम क्या है? डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, आर्टिफिशियली नहीं, एक्चुअली. क्योंकि ये एक्चुअली आपको अगर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है तो ये बहुत ही अनिवार्य हो जाता है. और कई बार हमने देखा है कि बैंकों ने प्रॉपर्टीज एक्वायर की है जहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स है, टाइटल डिस्प्यूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूनसिपल ड्यूज पेंडिंग है, बैंकों ने पे किए हैं वो. तो ऐसी कोई चीज़ें ना हो, इसके लिए भी ये गाइडलाइंस उन्होंने लाया है. और दूसरी बात, हमारा जो रिकवरी डिपार्टमेंट जो काम करता है, रिकवरी इज द डिपार्टमेंट थ्रू विच एनबीएस आर एग्जीक्यूटेड. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक ने रिकवरी डिपार्टमेंट से सीधे बोर्ड गवर्नेंस प्रोसेस में इसको लाके रखा है. यानी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत सारी बढ़ जाती है. तो अभी बैंक को क्या क्या करना पड़ेगा? अगर आप पुरानी बातें छोड़ो, लीगेसी एनबीए या लीगेसी एसएनएफए के बारे में बात छोड़ो, लेकिन आज अगर आप करना चाहोगे तो आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये हमने प्रॉपर्टी क्यों एक्वायर की, क्या रिकवरी मेथड्स हमने इस्तेमाल किए, कैसे वैल्यू डिटरमिन की, ट्रांजैक्शन किस तरह से अप्रूव किया गया, एंड प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरह से बेचने वाले हैं. तो रिजर्व बैंक का ये मानना है कि what the banks were doing, they were migrating from bad loans to bad properties. Now, if the bank is moving from bad loans to bad properties, it is not protecting the depositor's interest. तो इसीलिए ये गाइडलाइंस अब लाई गई हैं और ये गाइडलाइंस आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करनी है. एसएनएफए के बारे में पिछले वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ बता चुका हूँ. आपको कुछ अगर गलतफहमियां हो तो आप मुझे सवाल भी पूछ सकते हो. लेकिन कई कन्फ्यूजन लोगों के दिल में है कि क्या एसएनएफए जो या फिर एनबीए प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हो सकती है क्या? नहीं. बैंक अगर किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेती है या फिर सिंबॉलिक पोजीशन लेती है या फिजिकल पोजीशन लेती है तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसएनएफए में नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? इसकी वजह यह है कि there is no transfer of legal title. The property remains in the borrower's name, but the possession remains with the bank. And then जब तक ये प्रॉपर्टी बैंक के नाम से होती नहीं है तब तक इसको आप एसएनएफए नहीं कर सकते हो. नॉर्मली बैंक्स, कई बार क्या होता है कि इनिशियल पीरियड में एनपीए हो गया और आपने एनबीए कर दिया या फिर एसएनएफए कर दिया. Now what the bank will have to do? Bank will have to define a policy कि एनपीए तो हो गया है लेकिन उसको एक्वायर कब करना है, उसके पॉलिसी डायमेंशन क्या होंगे, ये आपको देखना है. केवल इंस्टॉलमेंट डिले हो गया या फिर प्रीएम्प्टिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आप करना चाहते हो इसलिए आप उसको एनबीए नहीं कर सकते हो.
कमर्शियल बैंकों के लिए इसमें एक गाइडलाइंस है, जो राइट ऑफ के बारे में गाइडलाइंस है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि द बैंक शुड एक्सप्लोर एग्जॉस्ट all the efforts towards recovery and then write off. Similar treatment now will come to the SNFA या फिर NBA, कि तुम्हारे रिकवरी के सब एफर्ट हो गए, तुम्हारे ऑक्शन के सब एफर्ट्स हो गए, फिर भी आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हो और बोरो के ड्यूज रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ये आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन के सामने। प्रोसीडिंग्स तो आपको सरफेसी के अंदर ही आपको करना है। तो उसमें एक नया ऑप्शन मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक आपको ये पूछ सकती है, क्या फिर आपने एआरसी को बेचने की कोशिश की? तो उसमें भी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। एआरसी को बेचना यानी एनबीए को टालना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भी उसमें भी प्रोविजनिंग के नॉर्म बदल गए। उसमें तो और कठिन प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। कठिन यानी आपने अगर एसेट बेच भी दिया, तो जो एसेट बेचा है और जो स्टेट ऑफ लोन आपका होगा, उसके ऊपर आपको जैसे कि वो लोन अकाउंट आपके बुक्स में है वो ट्रीट करके ही आपको प्रोविजनिंग करना पड़ता है। तो फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन आपको एस्टेब्लिश क्या करना पड़ेगा कि क्या आपने रिकवरी के सारे एफर्ट्स खत्म कर दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये नए डायरेक्शन में क्या आया है, द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी पास्ड ऑन टू द बैंक। क्लियर एंड मार्केटेबल टाइटल होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड कन्वेंस होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कोई इंक्रोचमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए, और बोरोर के पास कंप्लीट लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी आपके नाम को ट्रांसफर करने के लिए। और ये सब आपको जो स्टेट कोऑपरेटिव लॉज है, ये सब लॉज का इस्तेमाल करके आपको करना पड़ेगा। और एक जो नया गाइडलाइंस आया है कि ये जो आप एक्वायर करोगे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद आपको ये नॉन रिकोर्स बेसिस पे एक्वायर करनी है। नॉन रिकोर्स का मतलब ये एक बार एक्वायर करने के बाद में वापस बोरोर या उनके रिश्तेदारों के पास ये जाने वाली नहीं है। ट्रांजैक्शन होने के बाद में उसको उल्टा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि डेट एक्सटिंग्विश हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंट क्लेम अगर आपके डेट में आते हैं तो वो भी एक्सटिंग्विश इसमें हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है कि ये जब आप SNFA करोगे या NBA करोगे, तो आपको ये 10 बार सोचना है कि क्या ये फाइनेंशियली प्रूडेंट है करना। सब हो चुका है तो आपको आपके डेट्स क्या है, आपकी लीगल रिस्क क्या है, प्रॉपर्टी की मार्केट डिमांड क्या है, टैक्सेस कितने पेंडिंग है, ये सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद में ही आपको फाइनेंशियल साउंडनेस उसमें आपको इस्टेब्लिश करने को पॉसिबल होगा। उसके पहले आप उसको पॉसिबल नहीं कर सकते हो। और ये सब बोर्ड के अंदर होगा। आपकी जो पॉलिसी होगी, या तो आपको पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी, या अगर पार्ट ऑफ रिकवरी पॉलिसी है तो आपको ये जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ उन्होंने बोली है कि भाई जैसे वो रियल एस्टेट के बारे में वो कहते हैं ना, 5% 10% जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स उन्होंने क्यों लगवाए हैं? इसीलिए लगवाए हैं, देयर शुड नॉट बी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपोजर ऑन रियल एस्टेट। तो SNFA जब आप एक्वायर करोगे तो आपको इंटरनल लिमिट सेट करनी है कि भाई हमारे टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ SNFA हमारे टोटल एसेट के सामने, लोन एसेट के सामने कितने होंगे, जोग्राफिकल परसेंटेज कितनी होंगी, प्रॉपर्टी टाइप्स के परसेंटेज कितने होंगे। दिस यू विल हैव टू डिफाइन एंड दैट लिमिट यू विल हैव टू कंप्लीटली फॉलो थरली, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपको कौन सा अकाउंट एलिजिबल होने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, टाइटल का स्टेटस क्या होना चाहिए, मिनिमम सेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। टू वैल्यूएशन के बारे में मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। जॉइंट प्रॉपर्टी होगी तो बैंक क्या करेगी, अगर कोई प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन है तो उसको कैसे डिस्पोजल करेंगे। ये सब सारी चीज़ें ये पॉलिसी में आपकी आनी चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन है क्या, इंक्रोचमेंट है क्या, एक्सेस डिस्प्यूट है क्या, तो ये सब चीज़ें आपको आपकी पॉलिसी में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपको डेलीगेशन मैट्रिक्स डिफाइन करना है कि अमंग द एग्जीक्यूटिव कौन ये प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, कौन ये सब इवेल्युएट करेगा कि ये किसकी जिम्मेवारी होगी। रिलेटेड पार्टी रिस्क के बारे में वो क्या आप करने वाले हो,
क्या ब्रांच का रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा, ये सब चीज़ें। और इसमें आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस भी आपको करना होगा। ये पॉलिसी में अगर आप लाते हो तो यू गो फॉर लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। सैंक्शन करते वक्त टाइटल लिया था, लेकिन आज बेचते हो तो बेचने के पहले भी आपको ये करना है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको प्री रिक्विजिट एफर्ट्स है एनबीए करने के पहले। क्या आपने नोटिस दी थी बोरोर को, क्या आपने ऑक्शन किया था, ये सब चीज़ें आपने की थी या नहीं की थी। ये आप, अगर आपका ऑक्शन फेल हो गया तो किस वजह से फेल हो गया, कितनी बार एक्शन लिए आपने, क्या आपने गारंटर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी, ये सब चीज़ें दी गई है। सबसे अहम चीज़ मुझे इस सर्कुलर से जो उभर के आ रही है वो दिखती है कि नॉर्मली बैंक्स वेर अंडर प्रिजम्पशन कि भाई हमें, हमारे पास 12 साल है, 7 साल तो कानूनन देता है, 5 साल का एक्सटेंशन आरबीआई से मिल जाएगा। वो बंद हो रहा है, लिखा नहीं है उन्होंने, सर्कुलर में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी उसका जिक्र नहीं किया। उसका जिक्र सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 9 में है, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट में ही उन्होंने वो प्रावधान दिया है कि अगर रिजर्व बैंक चाहे तो 5 साल का एक्सटेंशन दे सकती है। अब रिजर्व बैंक वो नहीं चाहती है, क्योंकि बेसिकली रिजर्व बैंक आप एनबीए करो ये नहीं चाहती है। तो आप ये मान के चलो कि आपको 7 साल के ऊपर रिजर्व बैंक से कोई सहूलियत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। अगर आपके पास लीगेसी एनबीएस है और उसका पीरियड खत्म होने वाला है, बेचो। डोंट वेट फॉर द बेटर प्राइस और अ फेयर प्राइस और हायर प्राइस, क्योंकि ये सर्कुलर जानलेवा बैंकों के लिए बन सकता है, जो प्रॉब्लम अभी दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशन के बारे में भी उन्होंने क्लियर कट फ्रेमवर्क दे दिया है। पैनल वैल्यूअर आपके पास होनी चाहिए, और उन सभी वैल्यूअर्स के पास उनका इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए। उनसे आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गाइडलाइंस है, वो भी आपको आप लेना चाहिए। डिस्ट्रेस वैल्यू अगर आप वो वैल्यू देता है तो उसके एजम्पशंस क्या है, ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। वैल्यूएशन के डिफरेंसेस क्या है सैंक्शन के टाइम पे और आज के टाइम पे, उसके लॉजिक्स क्या है। और अगर सैंक्शन के वक्त इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। यू विल हैव टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अप्रेजिंग ऑफिसर कि भाई ये वैल्यूअर हायर वैल्यूएशन हमने एट द टाइम ऑफ सैंक्शन क्यों है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हजारों ऐसी केसेस है कि वो बोरोर वैल्यूअर लेके आता है, उसका वैल्यूअर होता है, वो हायर वैल्यूअर ही देता है। आप जानते हैं एआरसी जब एसेट एक्वायर करने के लिए आती है तो दे गिव योर वैल्यूएशन 50% डिस्काउंट। क्यों देती है? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में वैल्यूएशन इज अ बिग प्रॉब्लम। तो सैंक्शन के वक्त बड़ा चढ़ा के वैल्यू देते हैं और एक्चुअली वो होता नहीं है। आपको मेथोडिकली पॉलिसी में पोस्ट एक्विजिशन मैनेजमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। कस्टडी ऑफ टाइटल डीड किसके पास होगी, आप इंश्योरेंस करोगे या नहीं करोगे, फिजिकल सिक्योरिटी क्या होगी, म्यूनसिपल ड्यूज का क्या करोगे, प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कितनी बार करोगे, इंक्रोचमेंट कैसे प्रिवेंट करोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पॉलिसी में लानी पड़ेगी। एंड यू विल हैव टू बिल्ड विद इन योर पॉलिसी अ डिस्पोजल गवर्नेंस। अभी डिस्पोजल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी पब्लिक ऑक्शन का मेथड, रिजर्व प्राइस डिटर्मिनेशन, एडवर्टीजमेंट, बिडर एलिजिबिलिटी, अर्नेस्ट मनी, ये सब आपको पॉलिसी में डिफाइन करना है। और ये सब किसके अंडर होगा? बोर्ड ओवरसाइट। रिमेंबर दिस, every member of the board should always remember this. It is the board which will be responsible things going wrong. So the board has to take a careful look on all the points which I have mentioned. टू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन के बारे में कई लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि दो क्यों चाहिए। ये पुराना है। रिजर्व बैंक ने, आप जानते होंगे, अगर 5 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है तो 2 वैल्यूएशन मैंडेटरी उनके क्रेडिट के गाइडलाइंस में है। They have maintained it here, nothing different. I mean, it is the same policy which the Reserve Bank of India has adopted. अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन देते हो उसका वैल्यूएशन 5 करोड़ का है, 2 independent valuation. Now when this 2 independent valuation, you try to do it this way. तुम्हारे एम्पानलमेंट में जो इंडिपेंडेंट 2 वैल्यूअर्स है ना, उनसे करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैल्यूज कई बार डिफर होती है उसके लीगल स्टेटस पे, पोजीशन पे, मार्केट कंडीशन पे। वो तो उसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू दोज डिटेल्स। लेकिन ये करने की वजह क्या है टू वैल्यूएशन की? टू प्रिवेंट इन्फ्लेटेड रिकवरी रिकग्निशन। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन could enable the bank to remove the larger amount of the loan.
reduce reported NPAs, avoid additional provisioning. All these things Reserve Bank of India is aware. अभी डिस्ट्रेस सेल वैल्यू और नॉर्मल मार्केट वैल्यू में क्या फर्क है आप जानते ही हैं. डिस्ट्रेस सेल का मतलब है भाई इसको टूटे फूटे भाव में कितना भाव आने वाला है. सिंपल डेफिनेशन. कोई लेने वाला नहीं है लेकिन मैं बेचना चाहता हूँ. व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस दैट आई एम गोइंग टू. टेक्निकल डेफिनेशन बहुत बड़ी है. वो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में भी शायद होगी. डिस्ट्रेस वैल्यू की गाइडलाइंस क्या है. व्हाट इज द डिस्ट्रेस वैल्यू. डिस्ट्रेस वैल्यू मतलब तकलीफ में बेची गई प्रॉपर्टी. सिंपल. और ये करते वक्त रिजर्व बैंक ने ये सोचा है कि तुम्हारा गवर्नेंस और डिफेंडेबिलिटी अच्छी हो. टू इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन का मतलब ही यही है कि तुम्हारा बोर्ड इसमें सेफ रहता है. उन्होंने पूरे सर्कुलर में इंपॉर्टेंस किसको दिया है. लोअर ऑफ द वैल्यू. जो वैल्यू कम है उसको इंपॉर्टेंस दिया है. और वो उसका नेट बुक वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट उन्होंने कैसे दिया है कि समझो आपने आपका लोन आउटस्टैंडिंग है 100 लाख का या 1 करोड़ का. आपके बुक्स में प्रोविजन है 25 लाख का. सो 100 लाख माइनस 25 लाख आपका नेट बुक वैल्यू आता है 75 लाख. उसका डिस्ट्रेस वैल्यू 68 लाख है. टू इंडिपेंडेंट वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू 68 लाख. तो ये 68 लाख पे ही एसएनएफए का कैरिंग वैल्यू होगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात. ये पीछे जाके फिर से सुन लीजिएगा. सो जो डिस्ट्रेस वैल्यू होगा लोअर ऑफ द एनबीवी नेट बुक वैल्यू के लोअर में वो जाने वाला है. उसको इंपॉर्टेंस दिया है. फिर 7 लाख का क्या करोगे. आपको पीएनडीएल में डेबिट डालना है. एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो लॉस आपको. पार्शियल अगर सेटलमेंट होती है एनबीए करने के बाद में तो रेसिडुअल को वो लोग रिस्ट्रक्चरिंग क्यों कहते हैं. उसकी वजह है अगर पार्ट ऑफ द लोन इज ओनली एक्सटिंग्विश्ड तो रेसिडुअल को वो रिस्ट्रक्चरिंग के लॉजिक में क्यों लाते हैं. 2 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है. डेट एक्सटिंग्विश हो गया. 1.5 करोड़ का रेसिडुअल वैल्यू इज 50 लाख और 50 लाख चलते रहेगा. तो इसके ऊपर कंसेप्ट ऐसा है कि आपका जो ओरिजिनल कॉन्टेक्चुअल रीपेमेंट अरेंजमेंट है ना कॉन्टेक्चुअल रीपेमेंट वो चेंज हो गया. आपने नॉन कैश रिकवरी कर ली. आपने बोरोर की कुछ लायबिलिटी कम कर ली. आपने आपका उसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बदल दिया. You continue to have a residual value, residual outstanding in the balance sheet of the bank, and this is not an ordinary recovery. And therefore, Reserve Bank of India feels, and rightly so, that this is restructuring. और रिस्ट्रक्चरिंग जैसे ही होता है वो स्ट्रेस्ड एसेट के जो डायरेक्शन है उसमें रिस्ट्रक्चर एसेट के लिए जो वैल्यूएशन नॉर्म्स है वो आपको अप्लाई हो जाते हैं. तो ये आपको पक्का ध्यान में रखना है. एंड दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. इसकी वजह क्या है. ये ऐसा करने की वजह क्या है. दैट द बैंक कैन नॉट यूज अ प्रॉपर्टी सेटलमेंट टू स्प्लिट a bad loan into one apparently recovered asset and one apparently normal asset. No. So it's not a normal asset. 7-year disposal rule आपके पास चॉइस नहीं है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 साल का जो रूल के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं उसमें कोई रूल नहीं है. 7 साल मैक्सिमम है. क्या तुम तुम्हारे पॉलिसी में 3 साल रख सकते हो. हाँ बिल्कुल रख सकते हो. क्या 5 साल रख सकते हो. बिल्कुल रख सकते हो. 7 is the apex. So as a banker, prudent banker, you should not look for the 7 years. And ये सेल करते वक्त हमेशा पब्लिक ऑक्शन इज द प्रेफर्ड रूट क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है. एंड देयरफॉर प्रॉपर्टी वाइज डिस्पोजल करने के लिए आपको नॉर्मली स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी एक्वायर होने के बाद पहले 3 महीने में क्या करना है. उसका अपडेटेड वैल्यूएशन आपके पास रखना है. टाइटल वेरीफाई करना है. इंश्योर करना है प्रॉपर्टी. कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन. डिस्पोजल ऑफिसर को अपॉइंट करना है. और ये रिकवरी डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा. disposal officer you can create a post and put a disposal officer provided your number of assets are of very large dimension. 2-3 ही है तो इसको करने की जरूरत नहीं है. लेकिन you need to have a disposal officer who will purely focus on this. उसकी ऐड देना है. उसको
टारगेट बायर्स आइडेंटिफाई करना है, रिजर्व प्राइस वैल्यूएशन आपको देखना है। फिर 2-3 साल में आने वाले 2-3 साल में क्या करना है आपको? रिपीटेड ऑक्शंस आपको करते रहना है, रिफ्रेश वैल्यूएशन करना है, लीगल डिफेक्ट्स है उसको एलिमिनेट करना है, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे पेपर्स है जो प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए जाने जाते हैं, उसमें आपको जाना है। अगर इसको 4 या 5 साल लग गए तो मान के चलो कि आपके यहाँ बहुत सारा डिले हो गया है, बिकॉज़ दैट गिव्स यू ओनली 2 इयर्स टाइम। और आपको आपके बोर्ड में एवरी क्वार्टर यू नीड टू कीप अ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन डिस्पोजल। अगर किसी प्रॉपर्टी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हर महीने में रखो। दैट्स हाउ द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। जैसे एक बंदे ने मुझे सुझाव दिया था कि भाई ये एसएनएफए के बारे में हमें, अगर हम एजिंग रजिस्टर रखते हैं तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा है, एजिंग रजिस्टर रखो। 0 to 3 years from the date of acquisition, 3 to 5 years from the date of acquisition एंड 5 to 7 years from the date of acquisition। जिन जिन प्रॉपर्टी को आपने एक्वायर करके 5 साल हो गए हैं, टॉप प्रायोरिटी पे आएगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंश्योर दैट यू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस थरली वेल। अगर आपको एसेट जेन्युइन यूज के लिए इस्तेमाल करनी है, आरबीआई के प्रायर अप्रूवल से आपको लेना है, एंड दैट हैज टू बी अ प्रूडेंट डिसीजन। क्या वो कमर्शियली वायबल है? Board has to approve that, nobody else. You don't delegate this authority to any CEO or DGM or AGM. Don't do that. It's only the board that has to take a call, and that has to be within the policy parameters of the board. Maybe a subcommittee can take a view on that. And then normally banks do have a premises policy. Whether this property that you have acquired as SNFA fits into the premises policy, वहाँ पे पकड़े जाओगे, क्योंकि आपका प्रीमाइसेस एक्विजिशन का पॉलिसी होगा, उसमें अगर ये नहीं बैठता है तो आप ले नहीं सकते हो। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि एक करने को जाओगे अच्छा, दूसरा बुरा हो जाएगा। अब ये बोरोर को वापस भेजना है या रिलेटेड पार्टी को भेजना है, इसको रिजर्व बैंक ने बैन क्यों किया? वो बैन करने की वजह ये है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि राउंड टिपिंग हो जाता है। आपने प्रॉपर्टी ले ली और बोरोर घर के ही बंदे को खड़ा कर देता है, वही प्रॉपर्टी लोअर प्राइस में आप ही से बेच लेता है वही बोरोर। अभी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं रहेगा। सो बोरोर रीगेन्स द एसेट्स थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट विद द बैंक्स। नाउ दैट इज अ शैम रिकवरी। शैम का मतलब है बुरी तरह की। रिजर्व बैंक ने इसको बिल्कुल लॉक लगा दिया कि यू कैन डू दैट। दूसरी चीज ऐसी है कि डिफॉल्टिंग बोरोर्स को कोई फायदा नहीं होना चाहिए और बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए। इसमें स्टाफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और ऑक्शन में ये लोग गैंगिंग अप करते हैं। ये बोरोर बंदा प्रॉक्सी को खड़ा करता है, घर वाले प्रॉक्सी को। नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव बिडिंग को वो सप्रेस करने की बहुत सारी कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है वो ऐसी है कि रिलेटिव्स को या बोरोस की इसको बेचने के लिए रिजर्व बैंक ना बोल रहा है, उसकी वजह ये है कि तुम्हारे रिकवरी एक्शन की इंटीग्रिटी वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इकोनॉमिकली जेन्युइन होना चाहिए। तो उन्होंने ये जो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन उन्होंने बहुत ब्रॉड कर दिया है, आईबीसी वाला लेके आए हैं। प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, रिलेटिव्स, ग्रुप एंटिटीज, कंट्रोल एंटिटीज, बहुत सारी चीजें उसमें आ गई है। आईबीसी रेफर करो। एंड इसका मतलब ये कंट्रोल कैसे करोगे? जो बिडर आएगा ना, उससे आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? बेनिफिशियल ओनरशिप डिक्लेरेशन आपको लेना पड़ेगा, रिलेशनशिप डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फंड डिक्लेरेशन आपको लेना पड़ेगा, अंडरटेकिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द बोरोर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। कि आपने वही बोरोर या उसके किसी रिश्तेदार को आईबीसी के रूल्स के अंतर्गत नहीं बेची है ना। आप तो जानते ही हैं कि आप इसका इस्तेमाल आपके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए इसके लिए करते हैं। तो एक बार एसएफ एनएफए में वो एसेट आने के बाद में उसके ऊपर इम्पैक्ट कुछ होता नहीं है। तो ये प्रूडेंशियल मैकेनिज्म लाने की वजह यही है कि आपका जो ओवरऑल नोशनल प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो सही तरीके से आए, आपका एनपीए रिडक्शन आर्टिफिशियल ना हो। आपने क्या किया है? आपने आपके बुक्स में
क्रेडिट की रिस्क प्रॉपर्टी रिस्क में कन्वर्ट कर दी. रिस्क इज इन योर बुक्स, risk is in your books and it's definitely important for you to treat it as a रिस्क, ऐसा मेरा मानना है. तो असेसमेंट करो. अगर लीगेसी ये है तो पहले फेज में बिफोर 31 अगस्त आपके यहाँ ये गाइडलाइंस के हिसाब से जो गैप असेसमेंट दिख रहा है उसको असेस करो, इवेल्युएट करो. पॉलिसी और गवर्नेंस ये भी आप 31 अगस्त तक पूरी बना दो एंड ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स बिफोर March 27. That will enable you to ensure that you are complying with the guidelines. आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो वो पूछिएगा, क्योंकि we are going to invite धनंजय गोखले for the IRAC related guidelines. उसके बाद में भी आप पूछ सकते हैं. You can always ask me questions anytime. कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट बनाया. पहले पार्ट में अगर ये बातें आपसे करता था तो जो पर्पस था कि पहले समझो, और अब आज के वीडियो में मैंने आपको आई हैव गॉन बिहाइंड द इंटेंशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डू दिस. दिस वाज माय असेसमेंट, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन. आपको अगर लगता है कि मेरे विचार आपके विचारों से साझा नहीं करते को बताइएगा. आप यूट्यूब में मेरे कमेंट्स ओपन होते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं. एंड वी कैन इंश्योर दैट आवर बैंक रिमेन्स हेल्दी एंड कंप्लायंट with the provisions of Reserve Bank of India. Please do watch, like and share. Tell it to all the officers who, or share it with all the banks which are having NBAs in their books as of now. Try to get rid of it. Okay, thank you for watching me.